सो हेलो बच्चों, वेलकम टू नेक्सिस क्लासेस। आई एम योर बायोलॉजी मेंटोर बेटा। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपका चैप्टर डिस्कस करना शुरू किया था, दैट इज़ द सेल, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। आज हम उस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और उसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ द सेल मेम्ब्रेन एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा लीमा। देखो बेटा, बहुत सारे बच्चे होते हैं वो समझ नहीं पाते मैम सेल वॉल में सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंस क्या है। तो इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन पे फोकस करेंगे और उसके रिलेटेड ट्रांसपोर्टेशन में कि कैसे चीज़ें अंदर बाहर जाती हैं सेल के। ठीक है, सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। हाँ जी, सो बेटा ये जो सेल वॉल है या सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इट इज़ डिस्कवर्ड बाय श्वान। श्वान हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था। ही इज़ अ ब्रिटिश जूलॉजिस्ट और इन्होंने ही डिस्कवर की थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और जो बेटे ये टर्म थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज़ गिवन बाय निगेली एंड क्रैमर इन 1855। जो टर्म थी वो अलग साइंटिस्ट ने दी थी और जो इसकी डिस्कवरी थी वो अलग साइंटिस्ट ने की थी। ठीक है, सो हाँ जी, अब बेटे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ना कुछ एक फीचर्स होते हैं। डेफिनेटली हर चीज़ के फीचर्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन इट्स फंक्शंस। वो करेक्टरिस्टिक उसके फंक्शंस को डिफाइन करते हैं, उसके फीचर्स, है ना। तो इसमें भी इसके कुछ एक फीचर्स हैं, कुछ एक करेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले देखो, इट इज़ आउटर। देखिए बेटे, कोई भी सेल है उसकी जो आउटर लेयर है, जैसे मान लीजिए अमीबा ही है, ये मैंने अमीबा ही बनाया। ठीक है, इट इज़ अ सेल, अंदर इसके साइटोप्लाज्म है और ये सबसे बाहर क्या है, सेल मेम्ब्रेन। तो ये हुई ना आउटर लेयर, है ना, सबसे आउटर मोस्ट। नॉट इन प्लांट सेल, इट इज़ ओनली इन एनिमल सेल, बिकॉज प्लांट सेल में हम पढ़ेंगे कि सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट। ओके, सेकेंड इज लिविंग। डेफिनेटली ऑफ कोर्स इट शुड बी लिविंग बेटा। नेक्स्ट इज क्वासी फ्लूइड। क्वासी फ्लूइड मीन्स इट इज लिक्विड एज वेल एज सॉलिड, मतलब ऐसी सेमी सॉलिड सेमी लिक्विड सी स्टेट होती है इसकी। ना तो ये पूरी तरह लिक्विड है, ना ही पूरी तरह सॉलिड है, मतलब कम्बिनेशन सा है। ठीक है, नेक्स्ट इज इलास्टिक। ऑफ कोर्स बेटे इट इज इलास्टिसिटी, इलास्टिक होती है, स्ट्रेचेबल होती है। नेक्स्ट इज प्लाइएबल। बेटे प्लाइएबल का मतलब होता है कि रेजिस्टेंस हो, कि ये अपनी शेप को थोड़ा सा चेंज कर सकती है, दैट इज व्हाट। अब ये है अमीबा ही है, ये अपनी शेप को चेंज कर सकता है। इट इज हैविंग इररेगुलर स्ट्रक्चर, और इररेगुलर स्ट्रक्चर क्यों है, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ दिस सेल मेम्ब्रेन। ओके, नेक्स्ट इज सेलेक्टिवली परमिएबल फॉर सोल्यूट्स। सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब जो सोल्यूट्स हैं, जैसे इसको अंदर सोडियम आयंस को जाना है, अंदर ग्लूकोज को जाना है। ठीक है, वो तरीका अलग होता है जाने का। ठीक है, सेमी परमिएबल है, सेलेक्ट करके अंदर भेजती है। और नेक्स्ट इज सेमी परमिएबल फॉर वाटर, और वाटर तो डायरेक्टली अंदर बाहर जा सकता है, दैट्स नॉट अ बिग इशू। ओके, सो दीज आर द फीचर्स ऑफ दिस सेल मेम्ब्रेन। ओके, नेक्स्ट बेटा इसकी कॉम्पोजिशन। सेल वॉल बनी किसकी है बेटे? सेल वॉल मेजरली बनी होती है लिपिड्स की, फिर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ऑफ कोर्स कुछ एक कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, एंड वाटर भी होता है। ठीक है, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कॉम्पोजिशन को आप मेजरली अभी याद रखेंगे, जब हम इसकी वो स्ट्रक्चर्स करेंगे ना आगे, तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि ये सारी की सारी चीज़ें कैसे है इसमें। ठीक है, हाँ जी। तो बेटे क्या था, अलग अलग साइंटिस्ट डिस्कवरीज कर रहे थे। मैंने हमेशा आपको बताया है कि ऑलवेज डिस्कवरीज लाइज विद इन द क्यूरियोसिटीज टू नो समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। जो किसी ने डिस्कवर ना किया हो, कुछ जानने की उत्सुकता ही हमारी जो डिस्कवरीज होती हैं उसको पैदा करती है। नाउ बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो ये सेल मेम्ब्रेन को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, क्या हो रहा है, डिस्कवरीज, बहुत कुछ। तो क्या हुआ, डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट मॉडल्स दिए थे कि कैसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कैसी सेल मेम्ब्रेन हो सकती है। तो बेसिकली हम सिर्फ 3 पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें से भी थर्ड इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड। तो हम पहले से शुरू करते हैं। सबसे पहले है, इट इज़ लेमिनार मॉडल। लेमिनार मॉडल ऑल्सो कॉल्ड एज सैंडविच मॉडल। इट इज़ गिवन बाय डैनली एंड डेवसन इन 1935। सोच लो, ज़्यादा लंबी पुरानी बात नहीं है, रिसेंट सी बात है। इट्स इन 1935। तो ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, दिस फोटो आई गॉट। नाउ
अब लेट अस ऑब्जर्व दिस फोटो। अगर आप इसको ध्यान से देखें बेटे, वैसे मैं आपको एक चीज़ बेसिकली पहले बता ही देती हूँ। क्या होता है बेटे, ये जो लिपिड्स होती हैं, लिपिड्स की बाइलेयर होती है, ठीक है, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, लिपिड्स की होती है बाइलेयर, ठीक है, और स्पेसिफिकली फॉस्फोलिपिड, ओके, और फॉस्फोलिपिड भी कौन सा, लेसिथिन। दिस इज इम्पॉर्टेंट बेटा, लेसिथिन, ये हमेशा याद रखेंगे आप लोग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब ये जो होती है, इसका एक हेड होता है और एक इसकी होती है टेल, ये ऐसी स्ट्रक्चर होती है। दिस इज द हेड पार्ट एंड दिस इज द टेल पार्ट, ओके। अब ये जो हेड पार्ट होता है ये वाटर की तरफ होता है, मतलब इट इज वाटर लविंग, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोफिलिक, ओके। हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मीन्स लव, हाइड्रो मीन्स वाटर, मतलब ये पानी से प्यार करता है, इसीलिए ये बाहर की तरफ है, ठीक है। और ये जो दूसरा एंड है इसका, जो ये टेल है, ये जो टेल पार्ट है, ये पानी से दूर है, अंदर की तरफ है। दिस इज कॉल्ड एज, इसको पानी से लगता है डर, तो डर के लिए वर्ड यूज करते हैं फोबिया, तो ये हो गया फियर, हाइड्रोफोबिया। एम आई क्लियर? तो ये बाइलेयर होती है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। देखिए अब ध्यान से, यू कैन सी द स्ट्रक्चर, जस्ट लुक एट माई मार्कर एंड ऑब्जर्व दिस, दिस इज द स्ट्रक्चर। और ये नीचे की तरफ, बिकॉज इट इज अ बाइलेयर, है ना, तो ये वाला ऊपर हो गया आपका हेड पार्ट और ये वाला नीचे वाला हो गया टेल पार्ट, ठीक है, यही हुआ हेड और टेल। और ये आपस में ऐसे मिलके रह रही है और सबसे ऊपर एक प्रोटीन का कोट है, ये इन्होंने कहा था, मतलब ये डैनियल और डेविसन ने कहा था कि सबसे ऊपर एक प्रोटीन का कोट है और उसके बाद हाइड्रोफिलिक पार्ट है, ऑफ कोर्स क्योंकि इसके बीच में वाटर है, फिर आ जाता है हाइड्रोफोबिक जोन जो वाटर से डर लगता है जिसको, और फिर आ जाता है दोबारा से हाइड्रोफिलिक पार्ट। और उन्होंने कहा था कि बेटा इसकी एक थिकनेस भी होती है, मीन्स देयर इज सम काइंड ऑफ थिकनेस ऑल्सो, जो टोटल होती है ना, ये टोटल ये वाला जोन जो होता है हेड और टेल मिला के फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, दिस इज 75 एंगस्ट्रॉम अप्रॉक्सीमेटली। उसमें भी अगर हम बात करें बेटा स्पेसिफिकली इफ़ वी टॉक अबाउट, तो ये जो ऊपर वाला हेड पार्ट होता है ना, ये वाला हाइड्रोफिलिक जोन, ये वाला हाइड्रोफिलिक जोन, इट इज़ 20 एंगस्ट्रॉम, ये वाला भी 20 एंगस्ट्रॉम, और ये जो बीच वाला है मोटा सा, दिस इज 35 एंगस्ट्रॉम, 20 एंड 35, टोटल हो गया 75। तो 75 इज इन टोटल, ये इसकी मोटाई होती है, विड्थ होती है 75 टोटल, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, नॉट जस्ट टू अवॉइड द कन्फ्यूजन्स, ओके। आई होप इतना आपको क्लियर है बेटा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस मॉडल, लेमिनार मॉडल, विच इज़ गिवन बाय डैनियल एंड डेविसन इन 1935। अब बेटे इनके बाद एक और साइंटिस्ट आए थे, दैट इज़ दी रॉबर्टसन। रॉबर्टसन ने दिया था यूनिट मेम्ब्रेन और ट्राइलैमिनार बाय रॉबर्टसन इन 1959। अब इसमें उन्होंने क्या बोला था, बिल्कुल बेटे डैनियल और डेविसन जैसा ही काम था इनका भी, सिर्फ इन्होंने एक चीज़ में डिफरेंस दिया था। वो डिफरेंस क्या था, सुनिए ध्यान से। इन्होंने कहा था कि हर सेल ऑर्गेनेली, जस्ट लेट मी राइट इट, हर सेल ऑर्गेनेल जो होती है उस पे या सेल की आउटर कवरिंग, ये सारी की सारी बनी हुई है मेम्ब्रेन, ये सारी की सारी क्या है, मेम्ब्रेन। और जितनी भी मेम्ब्रेन्स हैं, मींस जितनी भी बायो मेम्ब्रेन्स हैं स्पेसिफिकली, सभी एक ही तरह से बनी हुई हैं। मतलब चाहे हम सेल की मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, चाहे हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं, सब कुछ ऐसे ही है, सारी की सारी यही है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज यूनिट मेम्ब्रेन और ट्राइलैमिनार, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। उन्होंने कहा था जितनी भी बायो मेम्ब्रेन्स हैं, जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं, सब में ये स्ट्रक्चर है, क्या है, सबसे पहले ये, ठीक है, ये वाली स्ट्रक्चर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, सेम स्ट्रक्चर रहेगी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, कुछ इसमें ज़्यादा फर्क नहीं था। और ये भी इन्होंने बोला था कि ये भी पार्ट्स होते हैं, ये भी, ये आ गए ऐसे पार्ट्स और बहुत सारी चैनल्स, ठीक है, ये कहा था इन्होंने, ठीक है। दिस इज फॉस्फोलिपिड, लिपिड फॉस्फो, तो होगी फॉस्फोलिपिड, और कितनी इसकी विड्थ होगी, 75 एंगस्ट्रॉम विड्थ, ओके बेटा। So this is all about two models we have discussed. Let us revise that once again. सबसे पहले हमने पढ़ा लेमिनार मॉडल, उन्होंने ये वाली स्ट्रक्चर दी, जितनी मोटाई होती है सब कुछ
और उसके बाद जो था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल था, इट वाज गिवन बाय रॉबर्टसन, और उन्होंने कहा था कि जितनी भी बायो मेम्ब्रेन्स हैं सारी की सारी स्ट्रक्चर क्या होती हैं, सेम। यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ बायो मेम्ब्रेन्स, ताकि आपको याद रहे। ठीक है, ये हो गई भाई। हाँ जी, अब हम चलते हैं आगे। अब यहीं पर बात ख़त्म नहीं हुई, फिर आया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इन 1972, एंड बेटा दिस इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड, इट इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल। ठीक है, और इसकी डायग्राम यू कैन फाइंड इन योर एनसीईआरटी ऑल्सो, देयर इज़ अ डायग्राम ऑफ दिस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था, इट इज़ गिवन बाय साइंटिस्ट सिंगर एंड निकोलसन। बेटे द नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सिंगर एंड निकोलसन। ये आप देख सकते हैं, सिंगर एंड निकोलसन, बिल्कुल फ्रेश फोटो लग रही है ना, बिकॉज अभी भी रिसेंट डिस्कवरी है, कोई बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। अब इन्होंने दिया था बेटे, दोनों ने मिलके दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। दिस इज़ द डायग्राम। अब इस डायग्राम को समझने के लिए हमें बेसिक स्ट्रक्चर तो हमें पता है कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है। इन्होंने कहा था कि सिर्फ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर ही नहीं होती, साथ में कुछ एक और चीज़ें भी होती हैं इसके अंदर। वो देखिए, जो हमारे पास हमने जब फीचर्स पढ़े थे इसके, लेट अस जस्ट लिसन टू मी, जब हमने फीचर्स पढ़े थे तो मैंने इसमें फीचर्स लिखवाया था, क्वासी फ्लूइड होती है, ठीक है, प्लाएबल होती है, इलास्टिक होती है। अब ये सारी चीज़ें ये साइंटिस्ट डिस्क्राइब नहीं कर पाए थे, जितने भी हमने पढ़े, जिन्होंने यूनिट मेम्ब्रेन दिया या लेमिनार मॉडल दिया, वो ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब नहीं कर पाई थी कि वो कैसे क्वासी फ्लूइड है, कैसे चीज़ें उसके अंदर बाहर जाती हैं, कैसे वो शेप चेंज कर रही है। तो वो जो था क्वासी फ्लूइड को एक्सप्लेन करने का जो मेन आइडिया था, इट इज़ गिवन बाय दिस मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, विच इज़ गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। दैट इज़ वाई बेटा इट इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल। अब इस मॉडल में उन्होंने क्या था कहा था, जो बेसिक एक टर्म थी, दैट इज़ द प्रोटीन आइसबर्ग इन, लिख देती हूँ यहाँ पर, गिवन एज प्रोटीन आइसबर्ग इन, जो प्रोटीन की आइसबर्ग्स हैं, मतलब प्रोटीन्स की जो पहाड़ हैं बर्फ के, इन सी ऑफ लिपिड्स। समझ आया कि एक समुंदर है, मान लीजिए एक समुंदर है लिपिड्स का, और उसके बीच में जो प्रोटीन्स हैं वो आइसबर्ग्स की तरह है। ठीक है, अब जो वही चीज़ इसको क्वासी फ्लूइड बनाती है, कैसे बनाती है वो हम अभी डिस्कस करते हैं। आइए इधर, अब ये स्ट्रक्चर आ गई फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सबसे पहले देखिए बेटा, इसमें ये आगे हाइड्रोफोबिक और टेल्स और हेड्स, ये आगे लिपिड बाइलेयर, ऑफ कोर्स 75 एंगस्ट्रॉम इसकी विड्थ होगी। उसके अलावा यहाँ पर जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स है वो मेरे साथ साथ आप लोग देखते जाएंगे बेटा, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आ जाती है यहाँ पर प्रोटीन। ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक मॉडल है, ये रहा, ठीक है, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है, ये मैंने बना दी। इसके बीच में ये प्रोटीन्स के बड़े बड़े पहाड़, ये देखिए, ये एक प्रोटीन हो गया, ठीक है, एक ये वाला प्रोटीन हो गया ऐसे, कुछ एक यहाँ पर प्रोटीन्स हो गए ऐसे, ठीक है, कुछ एक यहाँ पर प्रोटीन्स हो गए ऐसे, कुछ एक फिर से बड़ा प्रोटीन हो गया ये, और ये येलो वाला पार्ट क्या है, प्रोटीन, और ये क्या है, फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, फॉस्फोलिपिड। ओके, नाउ सी हेयर, कम हेयर। नाउ ये लिपिड पता चल गया आप लोगों को, बट ये पता कैसे स्ट्रक्चर है। मान लीजिए ये है सेल, सपोज दिस इज अ सेल, इस स्ट्रक्चर को काटा, इसमें ये स्ट्रक्चर, ये वाली, समझ आया, इसको काट के हम इसको इस तरफ ऐसे देख रहे हैं। क्लियर बेटा, मतलब ये इनसाइड होगा सेल, रुकिए मुझे लगता है शायद ये प्रोमिनेंट नहीं होगा ज़्यादा, लेट मी यूज अ डार्क कलर। दिस इज इनसाइड, सेल के अंदर होगा, और ये आउटसाइड, बाहर होगा, सेल के बाहर। समझ आ गया, ये वाली स्ट्रक्चर को देखो, दिस इज इन, दिस इज आउट, और ये स्ट्रक्चर है इधर। ठीक है, अब ये प्रोटीन्स पता चल गई। अब बेटे जो इसमें प्रोटीन्स होती हैं, दो तरह की प्रोटीन्स होती हैं। एक तो होती हैं प्रोटीन्स जो बिल्कुल बीच में होती हैं, जिसको बोलते हैं इंटेग्रल प्रोटीन्स, या ठीक है इंटेग्रल प्रोटीन, और एक प्रोटीन्स होती हैं जो बाहर की तरफ होती हैं, ये वाले, दिस आर कॉल्ड एज पेरिफेरल प्रोटीन। दिस इज इंटेग्रल प्रोटीन्स एंड दिस इज पेरिफेरल प्रोटीन्स प्रेजेंट ऑन दी पेरिफेरी। ठीक है, इसके अलावा बेटे
साइटोप्लाज्म है अंदर ऑफ कोर्स, ठीक है। इसके अलावा बेटे सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल की सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाएगा कोलेस्ट्रॉल। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाई देयर इज़ नीड ऑफ कोलेस्ट्रॉल, बिकॉज जो कोलेस्ट्रॉल है इट गिव्स स्टेबिलिटी। मैं इधर लिख देती हूँ, इट गिव्स स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी देता है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ठीक है। यहाँ पर कुछ एक बेटा ग्लाइकोप्रोटीन्स भी हैं, ग्लाइकोलिपिड्स भी हैं, ऐसे स्ट्रैंड लाइक स्ट्रक्चर्स बाहर, और यहाँ कार्बोहाइड्रेट्स भी है बाहर की तरफ। दिस इन कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज ग्लाइकोकैलिक्स, सॉरी ग्लाइकोकैलिक्स। अब ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है इट हेल्प्स इन बाइंडिंग, मतलब एक सेल के दूसरे सेल के साथ बाइंडिंग करने में मदद करते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब बेटे किसी भी चीज़ को अंदर बाहर जाना है, जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें ये चीज़ उसमें कैसे पॉसिबल है वो हम थोड़ी देर में आगे पढ़ेंगे जब हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है बेटा। सो दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम योर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। सो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमने पढ़ना है बेटा ट्रांसपोर्टेशन। सी, अगर सेल है बेटा तो देयर इज नीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विद इन द सेल फ्रॉम आउटसाइड या फ्रॉम द सेल टू आउटसाइड, मतलब दोनों तरफ ट्रांसपोर्टेशन होनी ज़रूरी है, तभी तो सेल अच्छी चीज़ें बाहर, सॉरी बुरी चीज़ें बाहर और अच्छी चीज़ें अंदर लेके जा सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ग्लूकोज को सेल के अंदर जाएगा, अंदर ग्लूकोज के प्रेजेंट होगा, सेल के प्रेजेंट होगा माइटोकॉन्ड्रिया, वही तो हमें एनर्जी देगा। इसका मतलब जो ग्लूकोज हम एब्जॉर्ब करते हैं इट शुड गो इनसाइड द सेल। तो वो कैसे जाता होगा अंदर? पानी है वो सेल के अंदर कैसे जाता होगा, प्रोटीन्स हैं, ये सब कुछ कैसे हो रहा है सेल के अंदर, बाहर चीज़ें कैसे जा रही हैं, हाउ दिस ट्रांसपोर्टेशन अकर। अब बेटे हमें उस चीज़ को डिस्कस करना है कि हाउ दिस ट्रांसपोर्टेशन अकर विद इन दी सेल। ऑफ कोर्स अब जो एनिमल सेल है उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है दैट इज़ दी सेल मेम्ब्रेन। इसका मतलब उसने अगर सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लिया बाकी हर चीज़ ओके है, ठीक है, अल्टीमेटली इट विल गेट इनटू द सेल। अब जो ट्रांसपोर्टेशन होती है बेटे ये बड़े तरह की होती है, छोटी क्लासेस में आपने इसको बहुत बार पढ़ा भी होगा इन योर 9th स्टैंडर्ड ऑफ कोर्स, ठीक है। देयर वाज अ चैप्टर सेल, और उसमें भी आपने पढ़ा होगा ट्रांसपोर्टेशन के बारे में कि एक्टिव होती है, पैसिव होती है, बल्क होती है, ठीक है। तो इसमें हम थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, बट ट्रांसपोर्टेशन होनी क्यों, जैसे मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, दिस इज इनसाइड और दिस इज आउटसाइड, और ये चीज़ें अंदर बाहर होने के लिए देयर इज़ नीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन कितने तरह की होती है आगे करके पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहले बेटे आती है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट वो हुई विच डू नॉट यूटिलाइज ATP, नो ATP नहीं चाहिए, और सिंपली जो चीज़ें हैं वो फ्लो करती हैं फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन। दिस इज हाई कंसेंट्रेशन एंड दिस इज लो कंसेंट्रेशन। बस चीज़ें आराम से फ्लो करती हैं विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ ATP, मतलब इसमें ATP का कोई भी खर्च नहीं होता। इट मीन्स ये जो फ्लो है it is flowing from high concentration to low concentration, it means it is flowing along concentration gradient, concentration के साथ ही ये चल रही है, ठीक है, from high to low concentration। अब बेटे ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है ये फर्दर 3 तरह की होती है, मैं यहाँ पर लिखती हूँ पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव it is further of 3 types. Number 1 is beta simple diffusion, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन का मतलब हुआ the movement of solute particles from the region of higher concentration to the region of lower concentration, from the region of higher concentration to the region of lower concentration, movement of solute particles। और अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं कि क्या क्या चीज़ें फ्लो करती हैं, तो बेटे जितनी भी वाइटामिन है जैसे A, D, E, K वाइटामिन होगी, ठीक है, या ऑक्सीजन, यहाँ पे लिख देती हूँ ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड अंदर बाहर हो रही है, या विटामिन A, K
ये सारी की सारी जो ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, दिस इज विद द हेल्प ऑफ दिस सिंपल डिफ्यूजन। क्लियर? जैसे मान लीजिए ये सेल है, इसके बाहर कंसेंट्रेशन ज़्यादा है, जस्ट वेट, लेट मी चेंज, मान लीजिए ये ऑक्सीजन है, बाहर कंसेंट्रेशन ज़्यादा है, अंदर कंसेंट्रेशन कम है, तो डेफिनेटली इट विल फ्लो फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द सेल। ओके, दिस इज द सिंपल डिफ्यूजन। नेक्स्ट टाइप करते हैं बेटा, नंबर 2 पे आती है ऑस्मोसिस। सेकेंड टाइप इज ऑस्मोसिस। बेटे ऑस्मोसिस वर्ड हम स्पेसिफिकली तब यूज़ करते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर। ठीक है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन। बाकी सारा सिंपल डिफ्यूजन जैसा रहेगा, कुछ इसमें खास फर्क नहीं आएगा। ठीक है, थर्ड बेटे जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज दी, लेट मी चेंज द पेन, दैट इज दी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसको समझना है हमें, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये तो है सिंपल डिफ्यूजन जो खुद ब खुद हो रही है, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ है जो यहाँ सिंपल डिफ्यूजन से नहीं जा रही, ठीक है, बट जाएगी फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन। ठीक है, अब वो कैसे जाएगी बेटा, उसको हम एक फैसिलिटी दे देंगे। फैसिलिटी दे देंगे कि चलो भी तुम जो प्रोटीन चैनल्स है तुम वहाँ से निकल जाओ, वो एक उसको फैसिलिटी होगी, तो वो होगी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। जाएगी वो भी फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन, बट थ्रू प्रोटीन चैनल्स। ठीक है, थ्रू प्रोटीन चैनल्स, ये हमेशा याद रखिएगा आप जैसे मान लीजिए ये है सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है सपोज, तो ये आ गई आपकी सेल वॉल और ये आ गया बीच में प्रोटीन। तो मान लीजिए अगर तो पानी को जाना है, वाटर को फ्लो करना है, तो वाटर तो सिंपली जाएगा फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन। ऑस्मोसिस हो गई है। ठीक है, जैसे आपने कितने इसके एक्सपेरिमेंट भी किए होंगे, जैसे रेजिन्स को पानी में रखो फूल जाते हैं, राजमा फूल जाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मली ऑस्मोसिस। वैसे उसको ऑस्मोसिस स्पेसिफिकली नहीं बोलते, दैट इज कॉल्ड एज इम्बाइबिशन, बट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई एम जस्ट टेलिंग यू। नेक्स्ट इज ये तो होगी ऑस्मोसिस। मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ है जो यहाँ से नहीं आ पा रही, ठीक है, तो वो आएगी इस प्रोटीन चैनल के थ्रू अंदर। तो अगर वो प्रोटीन चैनल के थ्रू अंदर आ रही है बेटे, दैट इज कॉल्ड एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड दैट इज विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोटीन चैनल्स। और कौन से मॉलिक्यूल्स आएंगे, वो मॉलिक्यूल्स अंदर आ सकते हैं जो दे आर पोलर नेचर, पोलर इन नेचर, जो पोलर नेचर के। ठीक है, अब आप ये खुद सोचेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो पोलर हैं, जो सेल के अंदर बाहर हो सकती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द पैसिव ट्रांसपोर्ट, दिस वी हैव डन। ठीक है, दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो पैसिव किया हमने, इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स। नंबर 1 इज सिंपल डिफ्यूजन, नंबर 2 इज ऑस्मोसिस एंड नंबर 3 इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। कुछ भी टफ नहीं है बेटा, इट्स वेरी इजी। ठीक है, बस वैसे हमें देख के डर लगता है। तो जो नेक्स्ट हमने करनी है दैट इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब बेटे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव का मतलब ही क्या हुआ स्पेसिफिकली? अगर मैं बोलूँ बेटा व्हाट इज द एक्टिव, तो इसका मतलब ऐसे इसको ट्रिक से याद कर लो कि एक्टिव मीन्स कुछ आउट ऑफ द बॉक्स काम कर रहे हैं। तो अगर हम ज़्यादा काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली बेटे ज़्यादा एटीपी खर्च होगी, है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या होगा, एक्टिव वो है इन विच वी यूटिलाइज एटीपी रिक्वायर्ड। पहली चीज़ तो ये होगी। अब एटीपी लग रही है, अब बेटे एटीपी में 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये रीजन ऑफ लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन। जैसे मान लीजिए हम अगर सीढ़ियाँ उतर रहे हैं, ठीक है, तो हमारी एटीपी इतनी खर्च नहीं होती, बट हाँ अगर हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तो हमारी एनर्जी ज़्यादा यूज़ होती है, ज़्यादा जोर लगता है हमारा, ज़्यादा एटीपी खर्च होती है। बस उसी कंसेप्ट को यहाँ कर देना आपने यूज़। मान लीजिए अगर ये सेल है, ठीक है, दिस इज़ अ सेल, और इसके अंदर एक चीज़ पड़ी हुई है जिसकी कंसेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और बाहर इसकी कंसेंट्रेशन है कम, ठीक है, बट इसको बाहर से आना है अंदर, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। इसका मतलब ये कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ नहीं आ रही, कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट आ रही है।
against the concentration gradient. So it required ATP and it works against, very very important, against concentration gradient. Very 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 important beta. Concentration gradient from the region of high concentration to the region of lower concentration. ठीक है. Now ये तो हो गया एक्टिव इन विच वी यूटिलाइज ATP एंड विच वर्क. आगे ना बेटे एक बहुत ही अच्छी डायग्राम है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस. इसको करेंगे ना तो थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए. जैसे मान लीजिए ये सिंपल डिफ्यूजन है, तो इसमें देखिए यहाँ पर ये रीजन था हाई कंसेंट्रेशन, यहाँ पर थी लो कंसेंट्रेशन, तो नॉर्मली यहाँ से डिफ्यूजन हो गई. ठीक है बेटा. दूसरी यहाँ पर है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मीन्स जो हो रही है थ्रू प्रोटीन चैनल्स. मैं लिख देती हूँ यहाँ पर थ्रू प्रोटीन चैनल. ओके, फैसिलिटी मिल गई उसको डिफ्यूज करने की. लो भी तुम्हारे पास फैसिलिटी है, करो डिफ्यूज. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखिए, यहाँ पर कंसेंट्रेशन क्या है, कम. यहाँ पर कंसेंट्रेशन क्या है, ज़्यादा. इस चीज़ के करने के लिए यहाँ पर आप देखिए एक्सटर्नली क्या यूज़ हो रही है, ATP खर्च हो रही है. And it is going along against the concentration gradient. ठीक है बेटा. So this is very important. अब जो नेक्स्ट टाइप हमने पढ़नी है दैट इज द बल्क ट्रांसपोर्ट. दिस इज द थर्ड टाइप, बल्क ट्रांसपोर्ट. अब बेटे बल्क ट्रांसपोर्ट में ना, इसमें बच्चों को समझाने के लिए सिर्फ अमीबा की ही एग्जांपल देती हूँ बेसिकली. ठीक है. इट इज़ ऑफ टू टाइप्स. वन इज एक्सोसाइटोसिस, अनदर इज एंडोसाइटोसिस. अब बेटे एक्सो मीन्स आउट, साइटोसिस मीन्स सेल या साइटोप्लाज्म कह लो. कोई चीज़ जब अंदर से बाहर जानी है, आउटसाइड, ठीक है, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड बाहर जानी है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सोसाइटोसिस. अब देखिए ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये रही प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, ये नॉर्मल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. ये एक ट्रांसपोर्ट वेसिकल बना जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड है या कुछ भी लगा लो. ठीक है. तो क्या हुआ, ये पास गया मेम्ब्रेन से और यहाँ से ये डिफ्यूज आउट हो गया, सारी की सारी चीज़ें चल गई बाहर. ठीक है. दिस इज कॉल्ड एज एक्सोसाइटोसिस. ओके. नेक्स्ट इज एंडोसाइटोसिस. एंडो मीन्स इन, अंदर आना, अंदर आना सेल के. दिस इज कॉल्ड एज एंडोसाइटोसिस. अब इसमें देखिए, मान लीजिए अमीबा है, हमने कितनी बार की है, अमीबा ने जब अपना खाना लेना होता है तो वो किस प्रोसेस से लेता है, विद द हेल्प ऑफ एंडोसाइटोसिस. अब बेटे एंडोसाइटोसिस जो होती है ये टू टाइप्स की होती है. टू टाइप्स. टाइप 1 इज फेगोसाइटोसिस, टाइप 2 इज पिनोसाइटोसिस. फेगोसाइटोसिस मीन्स सेल ईटिंग. बेटे ये वर्ड बहुत यूज़ करोगे आप अपनी +1 +2 क्लास में. फेगोसाइटोसिस वेरी 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 इंपॉर्टेंट. कई बार वैसे भी क्वेश्चन आ जाता है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द प्रोसेस, वैसे बता रही हूँ आपको कि विच इज़ द प्रोसेस थ्रू विद द हेल्प ऑफ विच अमीबा टेक इट्स फूड. तो वो होता है विद द हेल्प ऑफ एंडोसाइटोसिस एंड स्पेसिफिकली फेगोसाइटोसिस. फेगोसाइटोसिस मीन्स जब वो खा रहा है, सॉलिड चीज़ ले रहा है. बट अगर वो कोई लिक्विड चीज़ ले रहा है तो वर्ड होगा पिनोसाइटोसिस. ऐसे याद रख सकते, पिनो मतलब पीलो, तो पिलोसाइटोसिस मतलब पानी. तो ईट, ड्रिंक, फ़र्क हो गया ना दोनों में. ठीक है. यहाँ पर देखिए ये बैक्टीरिया के पास उसका फूड पार्टिकल आया. ये कोई बैक्टीरिया में मान लीजिए फूड पार्टिकल है, ये जब इसके पास आया तो इसने एक फॉल्स फीड की हेल्प से सूडोपोडिया बनाया और सूडोपोडिया से अल्टीमेटली इसने क्या कर लिया, एनगल्फ कर लिया फूड को, और फिर वो जला जाएगा फूड वैक्यूल के अंदर. ये हमने किया था ना ऑलरेडी 10th में, वी हैव डिस्कस दिस. मान लीजिए ये अमीबा है, ठीक है, और ये इसका आया फूड पार्टिकल, येलो कलर से बना देती हूँ, ये आया फूड पार्टिकल. फिर इस अमीबा ने क्या करना है, फॉल्स फीड बनाना है ऐसे. ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस आ गया, ये इसका साइटोप्लाज्म आ गया. ठीक है. अब इसने फॉल्स फीड बनाया, फूड इसके अंदर आ गया, एंड अल्टीमेटली क्या होगा, ये इसको एनगल्फ कर लेगा. ये इसका न्यूक्लियस आ गया, ये इसका साइटोप्लाज्म आ गया, और इसने इस फूड को फूड वैक्यूल के अंदर इनगल्फ कर लिया. किया था. सो दिस इज कॉल्ड एज बेटा एंडोसाइटोसिस. दिस इज अगेन अ गुड टॉपिक टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बिहाइंड द प्रोसेसेस. नाउ बेटा, अब नेक्स्ट इज व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन. अब हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, फंक्शंस तो आपको बस ऐसे याद हो जाएंगे सारे के सारे. सबसे पहले देखिए कंपार्टमेंटलाइजेशन. कैसे बेटे, आपको याद होगा जब हमने पढ़ा था इसको, यूनिट मेम्ब्रेन है, मतलब जितनी भी बायो मेम्ब्रेन्स हैं सभी के अराउंड यही है, मेम्ब्रेन ही है.
इसका मतलब अगर मान लीजिए ये सेल है, ठीक है, ये आ गई बाहर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है और ये फिर आ गई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑफ कोर्स वो भी ऐसी बनी होगी। ये आ गया माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये भी आ गई माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, है कि नहीं। तो ये क्या कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर रही है सारी की सारी चीज़ों को, ये तो नहीं है कि बस ऐसे रश पड़ा हुआ है, हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे है। तो वो चीज़ कौन प्रोवाइड कर रही है हमें, सेल मेम्ब्रेन। सेकंड इज फ्लो ऑफ मटेरियल, हमने अभी पढ़ा कि इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन, है ना, ट्रांसपोर्टेशन में मदद करती है ना ये, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट इज बेटा सेल जंक्शन। सेल जंक्शंस मैंने बताया था कि हमेशा सेल्स के बीच में आपस में कनेक्शंस होते हैं, so that things can flow inside and outside the cell that is also being provided as by cell membrane next is point of attachment, मैंने आपको कराया था ना, ग्लाइकोकेलेक्स है, it helps in attachment, ठीक है। नेक्स्ट इज रिसेप्टर्स फॉर हार्मोन, बट ये हम फिजियोलॉजी में वैसे पढ़ेंगे, बट हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं वो भी जाके सेल मेम्ब्रेन पे लगते हैं। जैसे ये मान लीजिए ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर ना रिसेप्टर्स होंगे, हार्मोन रिसेप्टर्स, जिसके ऊपर हार्मोन जाके चिपकेगा और अपना एक्शन कंप्लीट करेगा, ठीक है, वो भी इसी मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। अब ये कैसी होती है बेटे, न्यूरॉन पढ़ा ही है हमने, ठीक है, न्यूरॉन। अब जैसे ये न्यूरॉन है, ठीक है, और ये आगे इसकी एंडिंग, ये आगे सेल डेंड्राइट्स, ठीक है। अब बेटे यहाँ पर जो कंडक्शन ऑफ इम्पल्स होनी है वो भी तो बेटे इसी सेल मेम्ब्रेन से होनी है ना, कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, तो हो गया ना ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। लास्ट इज इट प्रोवाइड्स शीथ फॉर सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया एंड फ्लैजेला भी बेटे यहीं पर ही पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बनाते हैं अपनी। सीलिया फ्लैजेला क्या होते हैं वो हम आगे इस लेक्चर में आगे पढ़ेंगे। So beta, this is all about this video. Rest we will continue in next class. Till the time, happy learning. God bless you all beta.